दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्यायवार संपूर्ण अध्ययन के क्रम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय, राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। इसमें आज की वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण तथा राजनीति विज्ञान की प्रकृति, ये कला है अथवा विज्ञान, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अध्ययन के क्रम में हम परीक्षाओं की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रेखांकित करते चलेंगे ताकि आप उनको अपनी परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अध्याय के प्रारंभ में एक परिभाषा है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनैतिक प्राणी है और वह जो राज्य के बिना रहता है या तो देवता है अथवा पशु। ये राजनीति विज्ञान के जनक और प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु का कथन है। अरस्तु कहते हैं कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल और मैन इज ए सोशल एनिमल। ये दोनों ही कथन अरस्तु के द्वारा कहे गए हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कोई भी मनुष्य जो है समाज के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह से मनुष्य राज्य के बिना भी नहीं रह सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनैतिक प्राणी है और जो कोई व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है वो या तो देवता है अथवा पशु। दोस्तों, भारत के प्राचीन चिंतकों ने विद्याओं को 4 भागों में बांटा है: त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंडनीति। आप देखिए, भारत के जो प्राचीन चिंतक थे उन्होंने अध्ययन या विद्याओं को 4 भागों में बांटा: त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंडनीति। मानव समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करने को दंड नाम दिया गया। दंड का शास्त्रीय अभिप्राय समाज की व्यवस्था से है। सुव्यवस्थित जन समाज को ही राज्य कहते हैं। और आप जान लीजिए कि जिस जन समुदाय में व्यवस्था या दंड स्थापित हो, शासन की सत्ता के कारण मनुष्यों में शासक और शासित का भेद विद्यमान हो, वही राज्य कहलाता है। जो विद्या इस राज्य का और शासन या दंड का प्रतिपादन करती है वो राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कही जाती है। तो भारत में जो राजनीति है उसको हम दंड नीति के रूप में अध्ययन करते हैं। इसका अभिप्राय कैसे है कि किसी भी समाज में व्यवस्था बनाने के लिए दंड का होना आवश्यक है, जिसके कारण शासन की सत्ता और मनुष्यों में शासक और शासित का भेद विद्यमान हो, वो राज्य कहलाता है। और राज्य और इसके शासन या दंड का प्रतिपादन करने वाले विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। इसका परंपरागत दृष्टिकोण सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजनीति जो है इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है? पॉलिटिक्स। राजनीति को इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं और हमने कई बार पढ़ा है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट यानी नगर राज्य। तो राजनीति अंग्रेजी के पॉलिटिक्स का हिंदी पर्याय है या हिंदी अनुवाद है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। इसका अर्थ नगर राज्य या सिटी स्टेट होता है। और आप जानेंगे कि ग्रीक भाषा का शब्द इसलिए है क्योंकि राजनीति का जो है एक अलग विषय के रूप में अध्ययन यूनान में ही प्रारंभ हुआ था। इसलिए राजनीति विज्ञान का जो मूल शब्द पोलिस है वो यूनान से इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के शब्द से मानी जाती है। जहाँ पर अनेक शब्द लैटिन भाषा की व्युत्पत्ति रखते हैं, लैटिन भाषा से उनका उदय हुआ है, वहीं जो राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स शब्द है ये यूनानी भाषा के या ग्रीक शब्द पोलिस से इसका अर्थ है। नगर राज्य या सिटी स्टेट और उससे संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों और समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान ही राजनीति है।
और अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। तो यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे जिनको सिटी स्टेट कहा जाता था, और उसके लिए जो यूनानी या ग्रीक शब्द था पोलिस था। तो इन्हीं नगर राज्यों की गतिविधियों और समस्याओं का अध्ययन राजनीति कहलाता है। आधुनिक अर्थों में राजनीति शब्द को इन व्यापक अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाता। आधुनिक समय में इसका संबंध राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विविध संदर्भों और संबंधों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान और अध्ययन से होता है। तो आधुनिक समय में अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो आधुनिक समय में राजनीति का संबंध स्टेट यानी राज्य से है, गवर्नमेंट यानी सरकार से है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसके अंतर्गत समाज के जो विभिन्न संदर्भ आते हैं, जो संबंध आते हैं, उनके व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन इसको राजनीति विज्ञान कहा जाता है। हम परंपरागत दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा है सरकार के अध्ययन के रूप में, तीसरा है राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, और चौथा है राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। ये 4 जो हैं तरीके हैं परंपरागत दृष्टिकोण में इनकी परिभाषाओं को समझने के लिए। सबसे पहले इसमें हम राज्य के अध्ययन के रूप में जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा को समझेंगे। राज्य के अध्ययन के रूप में तो आप जानते हैं कि प्रसिद्ध विचारक और चिंतक लेखक हैं गार्नर। गार्नर की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो राज्य से संबंधित है राजनीति विज्ञान, और मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियों और इसके अलावा राज्य, सरकार और व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो पहले हम राज्य के अध्ययन के रूप में जानेंगे कि राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, कुछ विचारक हैं ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर और गैटेल। इनका नाम याद रखिए, ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर और गैटेल। इन लेखकों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में यानी स्टेट के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ब्लंटसली कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति और विविध स्वरूपों और विकास को समझने का प्रयास करता है। तो राज्य के अध्ययन के रूप में ब्लंटसली परिभाषित करते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति और विविध स्वरूपों और विकास को समझने का प्रयास करता है। गैरिस परिभाषा देते हैं राज्य की कि राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है, जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं और उसके वित्तीय पहलू आदि का विवेचन करता है। गार्नर की परिभाषा यही है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये गार्नर की परिभाषा है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक हैं गैटेल का कहना है कि राजनीति शास्त्र राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का, राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं का तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा हमने ब्लंटसली, गैरिस, गार्नर और गैटेल के अनुसार जान लिया, और साथ ही साथ इन परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि परीक्षाओं में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जो दूसरा तरीका है राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का, वो ये है सरकार के अध्ययन के रूप में। तो कुछ विचारक हैं जैसे पाल जैनेट, लीकाक और सीले जैसे विद्वान ने राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जैसे
पाल जैनेट का कहना है कि राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। और ये परिभाषा कई बार या लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। पाल जैनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसी तरह लीकाक द्वारा परिभाषित किया गया है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। और सीले का कहना है कि राजनीति शास्त्र उसी प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषाएं जो राजनीति विज्ञान की थीं, ये सरकार के अध्ययन के रूप में थीं। कुछ विचारकों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, यानी न केवल राज्य के, न केवल सरकार के, बल्कि राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में जो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हैं, उनका कहना है कि जो विचारक राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को परिभाषित करते हैं, उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। इसमें हम केवल एक के अध्ययन को नहीं देख सकते, इसलिए क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन वाला दृष्टिकोण है, ये अधिक व्यापक है, जबकि केवल राज्य और केवल सरकार के अध्ययन को परिभाषित करने वाली परिभाषाएं एकांगी हैं। केवल राज्य और केवल सरकार के अध्ययन पर आधारित जो परिभाषाएं हैं वो एकांगी हैं। इसलिए राज्य और सरकार दोनों को एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ रूप से संबंधित मानकर राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने का कार्य कुछ विचारकों के द्वारा किया गया है। देखिए, R.N. गिलक्राइस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। गिलक्राइस्ट, इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है। पाल जैनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसी तरह एक विचारक हैं डिमाक का कहना है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। तो ये तो हमने राजनीति विज्ञान की राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में जाना। लेकिन आज जो वर्तमान में थोड़ा सा इसका विस्तार हुआ है, उसमें कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के लिए राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में इसकी परिभाषा देते हैं। इसमें देखिए, हेरोल्ड जोसेफ लास्की और हरमन हेलर आदि लेखकों ने राजनीति शास्त्र को राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अध्ययन के बिना राजनीति शास्त्र का अध्ययन अधूरा है। जो भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में कार्य करती हैं, और यदि राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन, विचारों और लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं तो व्यक्ति की भावनाएं, प्रेरणाएं और समाज के रीति रिवाज और परंपराएं भी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। तो देखिए, लास्की द्वारा इसमें क्या परिभाषा दी गई है। लास्की कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। हरमन हेलर का कहना है कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं द्वारा होता है। और ये दोनों ही परिभाषाएं बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो हमने राजनीति विज्ञान का जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसके आधार पर जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको समझने का प्रयास किया, और परंपरावादी विद्वान जो हैं, जो विचारक हैं, वो राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो सरोकार है वो राज्य, सरकार और इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी संबंधों पे है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य का प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है
और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है और व्यक्ति राज्य की प्राथमिक इकाई है। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य, सरकार और व्यक्ति के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने अभी बहुत ही आसानी से राजनीति विज्ञान के परंपरावादी जो परिभाषाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया। कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ विचारक मानते हैं कि ये सरकार का अध्ययन है, इस रूप में राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों से संबंधित है और कई विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। परंपरागत परिभाषाओं के बाद आइए राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया, लेकिन आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक इसको अपर्याप्त मानते हैं क्योंकि इसमें शासन की रचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। इसमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल और केवल औपचारिक रूप से किया जाता रहा है, जो कि पर्याप्त नहीं है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो पर्याप्त नहीं है और ये केवल औपचारिक बनकर रह गया और राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हों। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य का अध्ययन किया गया, सरकार का अध्ययन किया गया और राज्य, सरकार और व्यक्ति के संबंधों पर अध्ययन किया गया। लेकिन ये परिभाषाएं जो आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो ये परिभाषाएं केवल औपचारिक रह गई हैं। इसमें शासन प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की धारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इसका प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था। इसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए प्रयत्न किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम चार्ल्स मेरियम का है। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र जैसे समाज विज्ञानों को निकट लाने का हर संभव प्रयत्न किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में तार्किक प्रत्यक्षवाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद और समाजशास्त्री पद्धतियों का प्रयोग हुआ। आधुनिक राजनीति विज्ञान का दूसरा प्रेरणा स्रोत मनोविज्ञान है और एक विचारक हैं प्रोफेसर रैंसिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन और प्रोफेसर लाजार्स फेल्ड के प्रयासों के फलस्वरूप नवीन राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। और ऐसा माना जाता है कि 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो यहाँ पर एक तथ्य आपको मिल गया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई और इसने राजनीति विज्ञान के आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से 1970 तक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के मूल्यों और मानकों के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़ने के परंपरागत तरीके को तिलांजलि दे दी गई। और दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति शास्त्रियों ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मानकों और मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया। और इन दोनों युगों को व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और व्यवहारवाद के विकास में और उत्तर व्यवहारवाद के विकास में दोनों में डेविड ईस्टन का प्रमुख योगदान रहा है। अब हमने परंपरागत जो परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान की उसको देखा, लेकिन राजनीति विज्ञान की जो नवीन परिभाषाएं हैं उसके संबंध में किसका अध्ययन किया जाता है इसको समझिए।
देखिए, नवीन परिभाषाओं में ये माना जाता है, 4 जो है दृष्टिकोण है। राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा ये माना जाता है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। तीसरा, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन है। और राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इन आधारों पर आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसको परिभाषित किया गया है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, इसके बारे में। दोस्तों, पहले जो राजनीति विज्ञान था उसका अध्ययन संस्थाओं का अध्ययन किया गया, लेकिन मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में देखिए, आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों और इसके संदर्भ में जो मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्ष है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। देखिए, केटलिन एक विचारक हैं। इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वो सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी तरह एक विचारक हैं बर्ट्रैंड डी जुवेनिल। इनके अनुसार हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। और राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी विचारकों का ये कहना कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय क्रियाओं के रूप में समझने का प्रयास किया गया। दूसरा, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन माना जाता है। ये आधुनिक दृष्टिकोण का दूसरी धारा है। कुछ राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। इनमें कौन कौन से विचारक महत्वपूर्ण हैं? तो जॉर्ज कैटलिन हैं, लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल और मार्गेनथाउ। देखिए, कैटलिन, लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, मार्गेनथाउ, ये लोग शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका मानना है कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में बांधती है। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। गिल्ड और पामर ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति और सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार समझी जाती है। और लासवेल कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है। ये लासवेल के द्वारा दी गई परिभाषा है। ये तो था आधुनिक दृष्टिकोण में दूसरी धारणा, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तीसरी धारणा है कि राजनीति विज्ञान व्यवस्था यानी सिस्टम का अध्ययन है। इसमें जो प्रमुख विचारक हैं वो डेविड स्टन, आमंड और पावेल हैं। डेविड स्टन और आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हों, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा ईस्टन के द्वारा इसी प्रकार दी गई है। दोस्तों, डेविड स्टन और आमंड जैसे आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहां राजनीतिक जीवन के औपचारिक और वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत इस औपचारिक, वैधानिक और इसके अध्ययन के मूल में जाकर राजनीतिक यथार्थ का ज्ञान प्रदान करने या ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। ये तो था आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन। अब आइए चौथा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया या डिसीजन मेकिंग के रूप में अध्ययन।
इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग और डिसीजन प्रोसेस। कुछ आधुनिक विचारक जो राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं, क्योंकि यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण करना है, तो राजनीति शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान कहा जा सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में राजनीति शास्त्र में निर्णय निर्माण सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हर्बर्ट साइमन का है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। लासवेल राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान या पॉलिसी साइंस मानते हैं। लासवेल राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान भी मानते हैं। तो इन विश्लेषणों से क्या हुआ, ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान की कोई सर्वसम्मति परिभाषा, सर्वसम्मत या सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। क्यों? इसके बारे में कहा भी जाता है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके विद्वान हैं। अधिकांश विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज के अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी समुचित अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी राजनीति विज्ञान का सर्वांगीण अध्ययन हो सकता है। तो हमने पहला सब टॉपिक अपना जो है वो कवर किया, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं किस रूप में, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में। अब आइए राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानते हैं, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, राजनीति विज्ञान मूलतः सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान है। ये प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस की तरह यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ और मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं है। यद्यपि इसे राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन विद्वान इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि क्या इस विषय को विज्ञान माना जाए अथवा नहीं। राजनीति में विज्ञान शब्द जुड़ा है तो कुछ विचारक इसको विज्ञान ऐसे ही मानते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको इसको विज्ञान मानने के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में जानना होगा, तभी जाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जाए अथवा नहीं। गिलक्राइस्ट, इनके बारे में आपने पढ़ा। गिलक्राइस्ट का कहना है कि इस विषय यानी राजनीति विज्ञान के विश्वस्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या सुप्रीम साइंस कहा है, लेकिन अनेक आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के दावों का विरोध करते हैं। बकिल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन, बर्क, ये विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से, बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन, बर्क आदि विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान मानते हैं। इसके अलावा बोधा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, जेलिनेक और डॉक्टर फाइनर तथा लास्की अन्य विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये देखिए, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। मेटलैंड, F.W. मेटलैंड हैं। इनका कथन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं बल्कि शीर्षक के लिए खेद होता है। इसी तरह एडमंड बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो ये मेटलैंड और बर्क का कथन है। लेकिन राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की तरह तथ्यात्मक और मूल्यात्मक दोनों है। इसमें कला और विज्ञान दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये आपको जानना होगा। तो राजनीति विज्ञान कला है अथवा विज्ञान, इसके बारे में जो प्रमुख तर्क दिए जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि राजनीति विज्ञान विज्ञान किस प्रकार से है और किस प्रकार से नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विरुद्ध तर्क, यानी जो विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है।
तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है राजनीति विज्ञान का विज्ञान न होने के बारे में तर्क, कि इसमें विज्ञान जैसे प्रयोग और पर्यवेक्षण नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान में किसी विषय के बारे में पूर्वानुमान किया जाता है, फिर इस पूर्वानुमान की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और पर्यवेक्षण की विधि अपनाई जाती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में किसी विषय के बारे में पूर्वानुमान तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी जांच के लिए प्रयोग और पर्यवेक्षण की विधि नहीं अपनाई जा सकती है। एक जो प्राकृतिक वैज्ञानिक है अपनी प्रयोगशाला में कई प्रयोग करता है। प्रयोग के दौरान पदार्थों की क्रियाओं का अध्ययन और पर्यवेक्षण करता है। उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए वो अपने प्रयोग को बार बार दोहरा भी सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसी प्रयोगशाला नहीं है और समाज में किसी राजनीतिक प्रयोग को केवल एक बार किया जा सकता है, उसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता है। तो पहला जो है राजनीति विज्ञान का विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क ये है कि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह प्रयोग, पर्यवेक्षण, प्रभाव, प्रयोगशाला और निष्कर्षों का अभाव है। दूसरा है कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। तो प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य और कारण के बीच सुनिश्चित संबंध होता है। जैसे यदि हम पानी को एक निश्चित तापमान तक गर्म करेंगे तो वो जरूर ही वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में किसी कार्य अथवा घटना का ऐसा सुनिश्चित कारण नहीं दिखाई पड़ता। तीसरा जो है राजनीति विज्ञान का विज्ञान न होने या विज्ञान होने के विरुद्ध तर्क ये है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञानों की तरह सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। क्योंकि आप जानते हैं जो विशुद्ध विज्ञान होता है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसमें जो नियम होते हैं वो सुनिश्चित और सर्वमान्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान का मूलभूत विषय राज्य है, उसकी पद्धति के बारे में विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद हैं। एक और आदर्शवादी विद्वान राज्य को समस्त सद्गुणों का स्रोत मानते हैं, दूसरी ओर अराजकतावादी विद्वान राज्य को अनैतिक और अन्याय का स्रोत मानते हैं और वे राज्य का अंत करना चाहते हैं। तो राजनीति विज्ञान में किसी सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का विज्ञान न होने के जो पक्ष में तर्क है वो ये है कि शुद्ध नाप तोल का अभाव। तो विज्ञान में पदार्थ की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें पूर्ण शुद्ध रूप से मापने के लिए विज्ञान के पास आधुनिक उपकरण होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक विचारों, मनोभावों, व्यवहारों का अध्ययन करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं, आवेग, संवेग प्रभावित करते हैं। इनको शुद्ध रूप से मापना संभव नहीं है, इसलिए राजनीति विज्ञान जो है विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अध्ययन सामग्री की प्रकृति में भी अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो अध्ययन सामग्री है वो जड़ पदार्थ है, उसमें चेतना नहीं होती। लेकिन राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री मानव है, जो चेतनशील होते हैं और उसके व्यवहार में पदार्थों जैसी जड़ता और एकरूपता नहीं पाई जाती। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में निश्चित और सटीक भविष्यवाणी का भी अभाव पाया जाता है और जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें निश्चित और सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। विज्ञान के कुछ नियम होते हैं और उसमें घटना जो है निश्चित और सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। विज्ञान अपने अध्ययन के आधार पर ये बताता है कि सूर्य ग्रहण किस समय पड़ेगा और किन किन भागों में दिखाई देगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है राजनीति विज्ञान में। जैसे किसी आम चुनाव से पहले ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस राजनीतिक दल को कितने स्थान प्राप्त होंगे, इस संबंध में केवल अनुमान लगाया जाता है, लेकिन विज्ञान में निश्चित और सटीक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये तो था राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के विपक्ष में तर्क। अब आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, यानी जो विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले जो विद्वान हैं उनका तर्क है कि राजनीति विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञानों से तुलना करना अनुचित है,
क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक सोशल साइंस या समाज विज्ञान है और इस दृष्टि से विज्ञान होने के सभी प्रमुख लक्षण राजनीति विज्ञान में पाए जाते हैं। किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विज्ञान शब्द के वास्तविक अर्थ को समझना जरूरी है। विज्ञान क्या है? गार्नर का कहना है कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों। तो विज्ञान की परिभाषा ये है, किसी भी विषय का सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। तो इस हिसाब से राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें सबसे पहला तर्क ये है कि ये क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान है। जिस प्रकार विज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथा वर्गीकृत होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान सरकार, राज्य, राजनीतिक संस्थाओं, धारणाओं और विचारधाराओं का ज्ञान इसी रूप में प्रकट करता है। ये राज्य की उत्पत्ति और विकास का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अलावा राजनीतिक विचारधाराओं का उनकी प्रकृतियों के आधार पर वर्गीकरण अध्ययन भी प्रस्तुत करता है और इसके अध्ययन में तथ्य और आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान विज्ञान है। दूसरा है कि इसमें सर्वमान्य सिद्धांत भी हैं। राजनीति विज्ञान में विज्ञान की तरह सर्वमान्य सिद्धांत भी है। जैसे लॉर्ड एक्टन का ये कथन कि शक्ति भ्रष्ट करती है, संपूर्ण शक्ति संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इसी तरह से इस तथ्य को भी स्वीकारा जाता है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो राजनीति विज्ञान में भी कई ऐसे सिद्धांत हैं जो सर्वमान्य हैं। तीसरा, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। तो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में कार्य कारण के बीच सुनिश्चित संबंध नहीं है, लेकिन विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो शासकों का दंभपूर्ण व्यवहार है, प्रशासनिक अकुशलता है, राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार है, सामाजिक भेदभाव है, इससे उत्पन्न असंतोष के कारण क्रांतियों का जन्म होता है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का विज्ञान होने के पक्ष में एक तर्क और है कि इसमें पर्यवेक्षण और प्रयोग भी संभव हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकाला गया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की स्थापना के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाना जरूरी है। विभिन्न राज्यों के कार्यक्षेत्र के आधार पर यह परिणाम निकाला जा सकता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति उपयुक्त है और ये सबके भलाई में है। राजनीति विज्ञान में प्रयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि बार बार ये कहा जाता है कि ये प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान में निश्चित प्रयोगशाला होती है, राजनीति विज्ञान में संपूर्ण मानव समाज प्रयोगशाला है। गार्नर का कहना है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई नीति की शुरुआत एक प्रयोग है, क्योंकि उस समय तक उसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में स्वीकारा जाता है जब तक कि उसके परिणाम उसे अस्थायी रूप देने के पक्ष में न हो। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का विज्ञान होने के पक्ष में एक तर्क और दिया जाता है कि इसमें भविष्यवाणी की क्षमता है। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में सुनिश्चित भविष्यवाणी भले न की जा सकती हो, लेकिन इसमें अनुमान के रूप में ऐसी भविष्यवाणी की जाती है जो लगभग सत्य के निकट है। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, हम निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं। यदि भविष्यवाणी की सत्यता को ही विज्ञान होने की कसौटी माना जाए तो प्राकृतिक विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा मौसम संबंधी की गई भविष्यवाणियां अनेक बार गलत सिद्ध होती हैं। तो इन विवरणों से ये स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। एक विचारक हैं D.W. ब्रोगन। इनका कहना है कि जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडलीफ जैसे महारथी नहीं होंगे जो राजनीति के अटल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें, तब तक हम राजनीति को विज्ञान नहीं कह सकते।
तो इस आधार पर आप ये जान लीजिए कि इसमें इस तरह की संभावना नहीं हो सकती है। और इस मत की आलोचना में सर फ्रेडरिक पोलाक का कहना है कि यदि उनका अभिप्राय ये है कि इसमें ऐसे निश्चित नियम नहीं हैं जिसमें कोई प्रधानमंत्री बहुमत को सदैव अपनी ओर बनाए रखने के अचूक उपाय जान सके, तो उनका ऐसा कहना तथ्यात्मक दृष्टि से तो सही होगा, किंतु इससे यही प्रकट होता है कि वे वास्तविक रूप से ये नहीं जानना चाहते कि विज्ञान क्या होता है। तो आप जान लीजिए कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये जो राजनीति विज्ञान है हमारा समाज विज्ञान है, और ये पूरी तरह से प्राकृतिक अथवा जो है विशुद्ध विज्ञान नहीं है। इसलिए इन दोनों में ये अंतर पाए जाते हैं। राजनीति विज्ञान के विपक्ष में तर्क और पक्ष में तर्कों के बाद आइए जानते हैं राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में। कला का अर्थ क्या है? आर्ट। कला वो ज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाता है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान भी एक कला है, क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय का ज्ञान मनुष्य को अच्छा नागरिक बनाता है। राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक कला भी है। प्राचीन काल से बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य आदि जो भारतीय राज्यशास्त्री हैं, उन्होंने इसे शासन की कला के रूप में मान्यता दी है। प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी विद्वान ने भी अपने ग्रंथ स्टेट्समैन में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला के रूप में चित्रित किया है। किसी भी विद्या को कला होने के लिए उसमें दो लक्षणों का होना आवश्यक है। पहला, उस विषय का सैद्धांतिक ज्ञान, इसको व्यवहार में लागू करना और संभव हो, और दूसरा वो विषय मूल्यात्मक हो ताकि वो जीवन को अधिक सुखमय और रुचिकर बना सके। तो राजनीति विज्ञान में ये दोनों ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को कला कहते हैं। ये विज्ञान होने के साथ साथ एक कला भी है। राजनीति विज्ञान अपने सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग शासन कला के रूप में करता है और प्रशासनिक संगठन के द्वारा अपनी सैद्धांतिक नीतियों को लागू करता है, और इन प्रयत्नों के पीछे एक मूल्यात्मक उद्देश्य होता है, और वो है मानव के जीवन को और अधिक सुखमय बनाना। ये केवल उतना ही अध्ययन नहीं करता कि अतीत में राजनीतिक जीवन कैसा रहा है, बल्कि ये अध्ययन भी करता है कि वो वर्तमान में कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए। इन आदर्शों और मूल्यों को क्रियान्वित करने के लिए राजनीति विज्ञान अनेक व्यवहारिक प्रयत्न भी करता है, इसलिए इसे एक कला माना जाना चाहिए। दोस्तों, एक न्यायपूर्ण और अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्लेटो से लेकर आज तक अनेक विद्वानों ने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं और राजनीतिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न किया है। मानव जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए राजनीति विज्ञान में लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के सिद्धांत को स्वीकारा गया है, और राजनीति विज्ञान संपूर्ण समाज के हित की कामना करता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल देता है। राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सद्भावना की नीति के आदर्श को स्वीकार करता है, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई है। तो दोस्तों, अपनी प्रकृति से राजनीति विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है। अगर देखा जाए तो प्रकृति की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान अवश्य है, और अपने उद्देश्यों और कार्यों की दृष्टि से ये एक श्रेष्ठ कला भी है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जब राजनीति विज्ञान अपने विषय का केवल सैद्धांतिक अध्ययन करता है तब ये विज्ञान होता है। जब राजनीति विज्ञान इन सिद्धांतों को मानव जीवन के सुख में वृद्धि करने के लिए लागू करता है तब वह एक कला होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान के अध्यायवार अध्ययन के क्रम के पहले अध्याय में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ, इसकी परिभाषा, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण से जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके प्रमुख विचारक और राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में जानने का, आसान शब्दों में जानने का प्रयास किया है। और इसके अगले अध्याय में हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र और इसकी आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे।
तो ये वीडियो आपके बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप उनको अच्छे से तैयार करते चलिएगा, कहीं अलग से नोट भी करते चलिएगा, ताकि परीक्षाओं के लिए आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। कुछ विचारकों के कथन जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, उनको आप अलग से अच्छे से नोट्स के रूप में तैयार कर लीजिएगा। और हम इस अध्याय के अंत में जो इसका समरी है उसको भी अलग से आपको कवर करेंगे, ताकि आप कम समय में जल्दी से उसको भी रिवाइज कर सकें। तो ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम, और इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।